we started off with the chapter financial management. We have completed the first part, that is the three important decisions. Then in the previous class I had started off with the concept of financial planning, its importance. अब हम लोग जा रहे हैं बेटा द इट इज़ द लास्ट लेग, दैट इज कैपिटल स्ट्रक्चर. किसी कंपनी में कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए of the funds that we raise from different sources. यानी कि ओनर्स फंड कितना होना चाहिए हमारे पास में, या फिर हमारा जो है बोरोड फंड कितना होना चाहिए, उसके हमें फैक्टर्स देखने होते हैं. एंड ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है ऑफ आवर फाइनेंशियल डिसीजंस. तो द फैक्टर्स विच अफेक्ट्स द कैपिटल स्ट्रक्चर, एंड देन ऑफ कोर्स हमारा जो फिक्स्ड एंड वर्किंग कैपिटल है ये, राइट. एंड इसी फाइनेंशियल जो हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर है, यानी कि व्हाट शुड बी द अमाउंट ऑफ borrowed funds, that is the one which comes as a 5 marker or 6 marker numericals. The reason is आप लोन लेते हो तो लोन लेने का देयर आर सो मेनी एलिमेंट्स. एक सबसे बड़ा एलिमेंट होता है टैक्स. तो लोन लेने से अगर शेयर होल्डर्स को फायदा हो रहा है लॉन्ग टर्म में तो हम लोन को लेते हैं. लेकिन अगर लोन लेने से हमारा वेल्थ मैनेजमेंट और कम हो जाता है तो देन वी हैव टू टेक अदर ऑप्शंस. और यही हमारा फॉर्म करता है जो कि हमारा विच द वन वी से द न्यूमेरिकल वन. So one of the most important decisions under financial management is the financing pattern or the proportion of the use of different sources in raising funds. क्या रहना चाहिए? The owner's fund and the borrowed fund. We have already done this in our 11th standard, that owner's fund हमारा होता है equity, preference, reserve, हमारे surpluses, हमारे what we call as retained earnings. Whereas हमारे borrowed funds होते हैं all the loans, all the debentures, any loan we have taken from any commercial bank, पब्लिक डिपॉजिट्स, एनी, वो सारे हमारे बोरोड है. सो इट रेफर्स टू द मिक्सचर ऑफ ओनर्स एंड बोरोड, यानी कि व्हाट शुड बी द डेब्ट टू इक्विटी रेशियो, एंड दैट कैन बी कैलकुलेटेड एज डेब्ट अपॉन इक्विटी और एज अ प्रोपोर्शन ऑफ डेब्ट आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि डेब्ट और डेब्ट प्लस इक्विटी मिलाकर. तो इसमें हम डेब्ट और इक्विटी दोनों को अलग अलग से वी विल बी एनालाइजिंग. द कॉस्ट ऑफ डेब्ट इज लोअर देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी फॉर अ फर्म बिकॉज लेंडर्स रिस्क इज लोअर देन इक्विटी शेयर होल्डर्स रिस्क. क्यों? क्योंकि उसको लेंडर को एश्योर्ड इंटरेस्ट मिलता है, एश्योर्ड रिटर्न मिलता है, ये तो 100% है. वेयरएज इक्विटी शेयर होल्डर के लिए डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, शेयर की वैल्यू बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, दिस इज अ रिस्क फैक्टर. इट मे और मे नॉट, इट मे गो डाउन ऑल्सो. वेयरएज डेब्ट को ऐसा कुछ नहीं है, द रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी हमने सोचा है वही रहेगा. सो देयर इज नथिंग एडिशनली. जो सेकेंड फायदा हमें मिलता है, the interest on debt is deductible expense for computation of tax liability. यानी कि टैक्स जब हम देते हैं, when the government हमसे टैक्स मांगती है, तो whatever loan we have taken that would not be added for the tax. So कई बार कंपनीज इसलिए, मतलब कि फॉर द कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू डेब्ट हमारे लिए फायदा है. Increased use of debt therefore is likely to lower the overall cost of capital of firm provided cost of equity remains unaffected. मतलब overall period में
अगर हमारा जो है कॉन्टिन्यूअसली हमने जो है लोन लिया है, क्योंकि लोन में क्या होता है, आपको टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसीलिए सो दैट वी विल बी हम लोग देखेंगे. सो इम्पैक्ट ऑफ अ चेंज इन द डेट इक्विटी रेशियो अपॉन अर्निंग पर शेयर हमारा अब हम पढ़ेंगे. डेट इज चीपर बट इज मोर रिस्की. क्यों? क्योंकि आपको पेमेंट तो देनी है. यू हैव टू गिव द एंड प्रिंसिपल भी आपको देना है वापस. आपको प्रिंसिपल भी आपको देना है, तो अब क्या करोगे? एनी डिफॉल्ट इन मीटिंग दीज कमिटमेंट्स में फोर्स द बिजनेस टू गो इनटू लिक्विडेशन. हो सकता है कि कंपनी को दिवाला निकल जाए. लिक्विडेशन मीन्स दिवाला निकल जाए. whereas there is no such compulsion. आपका जो है इक्विटी में ऐसा कुछ नहीं है. हायर यूज ऑफ डेट इंक्रीजेस द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्जेस ऑफ अ बिजनेस. क्यों? क्योंकि अगर हम देखें, आपको इंटरेस्ट तो देना ही पड़ेगा, तो आपका जो फिक्स्ड जा रहा है, सैलरी जा रही है, इंश्योरेंस जा रहा है, इन सब के साथ आपका इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा. तो कभी कभी फाइनेंशियल रिस्क हो जाता है. फाइनेंशियल रिस्क इज द चांस दैट अ फर्म वुड फेल टू मीट इट्स पेमेंट ऑब्लिगेशन. और इसीलिए capital structure of a company affects both the profitability and financial risk. क्योंकि कितना प्रॉफिट आने वाला है, कितना आप उसको जो हो यूज करने वाले हो, एंड कितना रिस्की होगा. इट इज सेड टू बी ऑप्टिमल. ये आपके पेपर में आता है. व्हेन द proportion of debt and equity is in such a way that it increases the value of equity shares. और यही हमारा जो है, it is again and again हम इसको बोलते हैं trading on equity. इस बात को अपने दिमाग में जो है लगा के रखना. Please keep it in your mind. Trading on equity. अगर आपके क्वेश्चन में आता व्हाट इज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, देन उसका मतलब है कि आपको वो क्वेश्चन जो है थ्रू द एग्जाम्पल यू हैव टू डू. द proportion of debt in the overall capital is also called as financial leverage. कितना आपका जो है आपको फायदा मिलता है. फाइनेंशियल लेवरेज, लेवरेज का मतलब है व्हाट प्रॉफिट यू आर गोइंग टू गेट. डेट अगर आपके कैपिटल में है तो आपको कितना फायदा मिल सकता है इन द लॉन्गर रन. वैसे तो डेप्ट इज नेगेटिव थिंग, लेकिन डेप्ट के होने से अगर हमारा मतलब कि हमारे को टैक्स कम देना पड़ रहा है और हमारे इक्विटी की वैल्यू बढ़ रही है, तो देन डेप्ट इज हमारे लिए फायदेमंद है. I'll do this on the screen later on. It's just an example just to show you. एक कंपनी है जिसकी 30 लाख जो है फंड है, दैट इज आपका कैपिटल. दे हैव टेकन एंड मतलब कि उन्होंने अगर इफ दे हैव टेकन द लोन, तो लोन के लिए उन्हें रिपेमेंट करनी है 10%. उनका टैक्स रेट जो उन्हें गवर्नमेंट को देना है वो है 30%. ठीक है. EBIT अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आपका 4 लाख है. तो अब हम सिचुएशन लेके चल रहे हैं. अगर कंपनी ने कोई डेट नहीं लिया था, पूरा 30 लाख उनका खुद का था. ठीक है. दूसरा है उन्होंने 10 लाख लोन लिया है और 20 लाख इक्विटी शेयर है. राइट. एंड तीसरा सिचुएशन है जिसमें उन्होंने 20 लाख लोन लिया है और सिर्फ 10 लाख खुद का लगाया है. तो किस सिचुएशन में उनके इक्विटी शेयर की वैल्यू बढ़ जाती है? तो ये हम क्या करते हैं, वी विल डू इट एंड अगेन टेलिंग यू. 4 लाख हमारा EB, हम वी विल नॉट गो फॉर द कैपिटल राइट नाउ, वी विल गो ओनली फॉर द अर्निंग. तो जो हमारी अर्निंग है 4 लाख है तीनों सिचुएशन में. पहले सिचुएशन में तो हमने कोई लोन नहीं लिया है, तो हमने कोई इंटरेस्ट भी नहीं दिया. सेकेंड में हमने 10 लाख लोन लिया है और 10 लाख का 10% इज 1 लाख रुपीस. दूसरे में हमने 20 लाख लोन लिया है, तो हमारा 2 लाख रुपीस हमें लोन देना है. अब हमारा जो अर्निंग है, पहले हम हमेशा इंटरेस्ट देंगे. ऑलवेज रिमेंबर वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल गिव इंटरेस्ट.
EBIT में पहले I कटेगा फिर T कटेगा। तो अब हमारा EBIT में I कट रहा है, तो हमारा फर्स्ट वाले सिचुएशन में तो हमें पूरा लड्डू की तरह 4 लाख मिल गया, दूसरे वाले में हमें 3 लाख मिला, तीसरे वाले में 2 लाख मिला। अब हमें टैक्स देना है, और टैक्स का जो हमारा रेट है वो है 30%। तो 4 लाख का 30% 1,20,000, 3 लाख का 30% 90,000, और 20 लाख का आप देखोगे तो 60। आप यहीं पर देख सकते हो कि सबसे कम टैक्स हमने थर्ड सिचुएशन में दिया है। अब हमारे पास जो नेट हमारा जो इनकम है वो है 280, 210, 140। अब यहां हमारे पास था जो हमारे शेयर्स थे 30 लाख, और मैंने आपको बताया था अगर आपको इफ इट इज नॉट गिवन यू विल टेक 10 रुपीज एज द वैल्यू ऑफ शेयर। अगर शेयर की वैल्यू दी है तो आप उससे डिवाइड करोगे, अदरवाइज हम शेयर की वैल्यू को 10 से डिवाइड करते हैं। यहाँ हमारे पास 3 लाख शेयर्स है, यहाँ हमारे पास 2 लाख शेयर्स है, यहाँ हमारे पास 1 लाख है। तो वी हैव डिवाइडेड इट 280 अपॉन 3, तो यहाँ 93 पैसा हमारा आया है, मतलब अर्निंग पर शेयर हमारी इंक्रीज हो रही है 93। यहाँ 1 रुपये 5 पैसे हो रही है और यहाँ पर 1 रुपये 40 पैसे। तो इस सिचुएशन में हमारा जो थर्ड सिचुएशन है वो कंपनी के लिए फेवरेबल है। ये एक हमारा जो है फाइनेंशियल लेवरेज को हम कैलकुलेट करते हैं, राइट? दिस इज हाउ वी कैलकुलेट। Now, इसको we have already done this. We will do it on the paper. I'll tell you once again with one more question. With higher use of debt, हमने थर्ड वाला सिचुएशन देखा जिसमें हमारा ज्यादा है. The difference between return on investment and cost of debt increases the EPS. This is a situation of favorable financial leverage. When आपका EPS बढ़ जाता है तो then it is called as a favorable financial. So in such cases companies often employ more of cheaper debt to enhance the EPS, और इसको हम बोलते हैं trading on equity. This is a question which has been in the boards hundreds of times. What is trading on equity? And explain it with an example. आप इसी एग्जाम्पल को भी उतार के मतलब कि रट के आप इसी एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, और इफ यू अगर कभी कभी कंपनी मतलब कि क्वेश्चन दिया भी होता है देन यू हैव टू गो थ्रू द सेम फॉर्मूला. ट्रेडिंग ऑन इक्विटी refers to the increase in profit earned by equity shareholders due to presence of debt. मतलब इंटरेस्ट के ज्यादा देने की वजह से हमारा जो है इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है वो बढ़ गई. दिस इज वन मोर. इसमें अगर आप देखोगे तो द मतलब कि इधर अगर देखोगे तो डेप्ट की वजह से द शेयर होल्डर्स प्राइस जो है वो कम हो गई. तो देयर कैन बी बोथ. फाइनेंशियल लेवरेज हमारा जो है it can be positive, it can be negative. जरूरी नहीं है कि every time debt is going to, ये पेपर में आता है does every time मतलब कि increase in debt increase the trading on equity, तो no. trading on equity जो है it can be favorable and unfavorable. You have to see. Now what are the factors that हम capital, ये तो एक हमारा था कि हमें ये देखना होता है. Now what are the things that we need to see before we are taking debt as well as equity? कितना, क्योंकि अभी हमने पढ़ा डेप्ट में आपका रेगुलर सर्विसिंग है, इंटरेस्ट है, रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल है, वेरएस आपके जो इक्विटी है उसके अंदर शेयर होल्डर्स के प्रेफरेंसेस हैं. तो फर्स्ट कैश फ्लो पोजीशन, ये आपके पेपर में इससे ज्यादा आई विल बी रेफरिंग वर्किंग कैपिटल वाले का अच्छे से कर लेना. साइज ऑफ प्रोजेक्टेड कैश फ्लो मस्ट बी कंसिडर्ड बिफोर बोरोइंग, क्योंकि अगर आप डेप्ट ले रहे हो तो आपको ये देखना पड़ेगा कि यू आर गोइंग टू रेगुलरली गिव द इंटरेस्ट एंड एज वेल एज जहां पर आपको इंटरेस्ट के बाद पैसा वापस भी करना वो भी आपको देना है.
So this you have to see. कैश फ्लो इसीलिए बहुत ज़रूरी होता है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, इसका आपको फॉर्मूला पूछा जा सकता है. ओनली वंस इट हैज बीन आस्क्ड. व्हाट इज ICR? आपको करने को नहीं दिया जाता, सिर्फ आपसे पूछा जाता व्हाट इज ICR. देयर इज नो क्वेश्चन गिवन. The interest coverage ratio refers to the number of times earnings before interest and taxes of company covers the interest obligation. जैसे आपका EBIT है, जो भी है, जैसे उस वाले में था आपका 3 लाख रुपए, उससे हमने डिवाइड कर दिया इंटरेस्ट को, वॉट एवर इंटरेस्ट द कंपनी हैज गिवन. लाइक उस वाले में, एक वाले में 1 लाख दिया था, एक में 2 लाख दिया था. द हायर द रेशियो, the lower shall be the company failing to meet the interest payment obligation. मतलब इससे हम ये पता लगाते हैं कि आने वाले टाइम में हम अपने इंटरेस्ट को पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. However, the ratio is not an adequate measure. Why? Because a firm may have a high EBIT but low cash balance. तो इसीलिए ये एक सिर्फ फैक्टर है. मतलब आपको ये देखना पड़ता है कि हम ओवर अ पीरियड इंटरेस्ट को कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. हमारी जो भी इनकम है उससे हम अपने इंटरेस्ट को कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे. फॉर एग्जाम्पल आपकी मतलब हम लोग जाकर लोन लेते हैं तो हमें ये भी तो देखना पड़ता है ना कि ओवर अ पीरियड कौन कौन सी चीज़ें हमारी बढ़ सकती है. तो क्या हम एवरी मंथ इतना पैसा निकाल पाएंगे, तो उसको हम करते हैं. बट एट द सेम टाइम इवन निकाल पाएंगे करके हमारा मतलब हमारी जो भी कंपनी की जो भी हमारा इनकम है उसके अकॉर्डिंग निकालेंगे आ भी रहा है तो भी इट इज़ नॉट 100% एक्यूरेट, बिकॉज कैश बैलेंस आपको रखना पड़ता है. और अगर कैश बैलेंस नहीं है ना तो प्रॉफिट कितना भी अच्छा हो, इट विल नॉट बी. डेब्ट सर्विस कवरेज रेशियो, यानी कि वो जो हमने अभी ICR किया था उसमें जो भी डेफिशिएंसीज जो एक्यूरेट नहीं है, उस एक्यूरेसी को हम यहाँ कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि आपका ये दिया हुआ है. यू डोंट नीड टू अगेन डू एनी न्यूमेरिकल, जस्ट व्हाट इज DSCR आपको यही लर्न करना है. मीन्स आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, द डेप्रिसिएशन दैट यू मे बी एडिंग इन योर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the interest that you may be giving the non-cash expenditure, then the preference dividend जो आपने देना है, इंटरेस्ट, रीपेमेंट ऑब्लिगेशन आपकी जो भी आएगी, उससे आप देख सकते हो कि आप अपने कैश कमिटमेंट को पूरा कर पाओगे या नहीं कर पाओगे. इंटरेस्ट उसमें हमने पहले वाले में क्या देखा था, वेदर हम अपने इंटरेस्ट को दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे. लेकिन उसमें ये नहीं पता लग रहा कि क्या हमारे पास उतना कैश फ्लो होगा. तो जो आपका DSCR है वो यही बताता है कि वेदर यू विल बी हैविंग द कैश फ्लो और नॉट. दिस इज अ डिफरेंस. आप कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, दैट टेल्स ICR. लेकिन वेदर आपके पास हमेशा कैश फ्लो रहेगा, वो आपका DSCR. The next is return on investment. ये जो क्वेश्चन है ना, इसको जितनी बार बच्चों के पास आता ना, वो पता नहीं क्यों 6 मार्कर क्वेश्चन करके लिख कर आते हैं. बेटा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज अ वेरी सिंपल फॉर्मूला. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब है अगर आपके पास 2 सिचुएशन है, एक में आपका जो है फॉर एग्जाम्पल द इन्वेस्टमेंट में आपका 10% है, राइट, एंड आपका जो इंटरेस्ट है वो 12% है. तो हमें कंपनी में ये देखना पड़ता है कि अगर हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा है और हमें इन्वेस्टमेंट कम, हमें रिटर्न कम मिल रहा है, तो वेदर वी शुड गो फॉर द डेब्ट और नॉट. तो उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता. ROI को आप 2 जगह ही यूज करते हो. एक आता है, कभी कभी क्या होता है, ये जो क्वेश्चन दिया है, ये वाला जो क्वेश्चन, इसमें यहां पर दिया हुआ है EBIT 4 लाख दिया हुआ है आप लोगों को. कई बार ये नहीं दिया जाता, सिर्फ आपको यहाँ पर EBIT की जगह लिखा जाता है ROI इज एक्सपेक्टेड ROI इज 10%.
तो एक्सपेक्टेड ROI इज 10%, मतलब 30 लाख का 10% आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, यानी कि 3 लाख। तो आपका EBIT इज 3 लाख। एक ROI जो टर्म है वो यहाँ यूज होता है, राइट एक यहाँ यूज होता है। आपका EBIT की जगह वो देख सकते हैं एक्सपेक्टेड ROI। दूसरा होता है, आपको दो सिचुएशन दे दिए जाते हैं कि इन वन सिचुएशन द ROI इज 10% एंड इंटरेस्ट इज 12%, तो वेदर द कंपनी शुड गो फॉर डेप्ट और नॉट। तो उसमें आपको कुछ नहीं करना, आपको जहां डेप्ट आ गया तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ROI से इंटरेस्ट रेट हमेशा कम होना चाहिए। अगर ROI कम है और इंटरेस्ट ज्यादा है तो डेप्ट इज अनफेवरेबल, बस। If the ROI of the company is higher, it can choose to use trading on equity, यानी कि its ability to use debt is greater। बस यही आपको देखना है। इसमें आपको वो जो 3 वाला जो क्वेश्चन है वो नहीं करना है। Many of the times the students are very confused with ROI and trading on equity. Trading on equity is how much debt we can add, whether adding the debt in our capital structure will increase the इक्विटी पर शेयर का जो हमारा जो मतलब कि जो हमारे लिए जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज होगा या नहीं, दैट इज आपका। तो डोंट कंफ्यूज विद दोस। कॉस्ट ऑफ डेट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड दिस इन अवर इन्वेस्टमेंट वाले में भी हमने किया। A firm's ability to borrow at a lower rate increases its capacity to employ higher debt. अगर आपका रेट कम है तो आप ले सकते हो, बट अगर रेट ज्यादा है तो देन यू हैव टू डिक्रीज टैक्स। Since interest is a deductible expense, cost of debt is affected by tax rate. The firms in our examples are borrowing at 10%. Since the tax rate is 30% and the tax cost of debt is only 7%. Higher tax rate thus makes debt relatively cheaper. मतलब अगर टैक्स रेट ज्यादा होगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम डेट में जाएं। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, भाई आप जब इक्विटी को भी उठा रहे हो, इफ यू आर गोइंग फॉर द इक्विटी, stock owners expect a rate of return from equity which is commensurate with the risk they are assuming. When a company increases the debt, the financial risk faced by equity holders also increases, क्योंकि अगर कंपनी दिवाला निकालेगी तो शेयर होल्डर्स का ही तो सबसे पहले जाएगा, डेप्ट वाले को तो फिर भी वापस मिल जाएगा। Consequently, their desired rate of return may increase. It is for this purpose that a company cannot use debt beyond a point. If debt is used beyond the point, the cost of equity may go up sharply. क्योंकि हो सकता है कि शेयर होल्डर्स विड्रॉ कर लें। The share price may decrease in spite of increased EPS. और इसीलिए we have to see हम डेप्ट को कितना यूज कर सकते हैं। फ्लोटेशन कॉस्ट, आपको जो प्रोसेस है जो आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे, जब आप इश्यू कर रहे हो पब्लिक शेयर्स को या डिबेंचर्स को, तो यू विल रिक्वायर अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। गेटिंग अ लोन फ्रॉम अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मे नॉट कॉस्ट सो मच, सो यू हैव टू सी क्या आपके पास वो है। देन द रिस्क, अगर आपका ऑपरेटिंग कॉस्ट ज़्यादा है तो देन डेप्ट आपके लिए रिस्की हो सकता है, बिकॉज ऑपरेटिंग कॉस्ट जहां ज्यादा होगा वहां पर आपको रेगुलर पेमेंट्स ऑफ ऑल द अदर थिंग्स देने पड़ेंगे। Financial risk refers to a position when a company is unable to meet its fixed financial charges, namely interest, preference dividend, repayment obligation, and every business has some operating risk, मतलब it depends। अगर हायर फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है तो हायर बिजनेस रिस्क। सो दिस डिपेंड्स आपका किस तरीके का बिजनेस है। सो अगर आपका बिजनेस रिस्क लो है तो देन यू कैन गो। देन फ्लेक्सिबिलिटी, नो कंपनी कैन 100% यूज ऑल द बोरोइंग कैपेसिटी। देयर आर टू रीजंस। एक तो जो हमारे अथॉरिटीज होते हैं दे डोंट अलाउ, से भी अलाउ नहीं करती है। दूसरा, you always need to keep a ratio, a proportion for unforeseen circumstances. अगर आप सब कुछ डेप्ट अभी ले लोगे, बाद में हो सकता है कि भाई
आपको ज़रूरत पड़े, स्टॉक मार्केट भी कम है, गवर्नमेंट ने कुछ कुछ रूल्स लगा रखे हैं, तब आप कहाँ जाओगे? फ्रॉम वेयर यू विल बी गेटिंग द रिसोर्सेज? सो यू नीड टू कीप दैट फ्लेक्सिबिलिटी, कंट्रोल। डेब्ट को इसीलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि मैनेजमेंट जो है, दे मे नॉट लाइक टू डाइल्यूट देयर कंट्रोल। हो सकता है कि ज़्यादा इक्विटी शेयर मतलब कि दे दिया, और हो सकता है कि आपका जो है दूसरी कंपनी के पास टेक ओवर में चला गया। एज पर द रूल 51% जिसके पास होता है वो ओनर होता है, लेकिन अगर आपने डाइल्यूट कर दिया 49% हो गया, तो देन योर ओनरशिप में ऑल्सो गो, दैट विल ऑल्सो बी देयर। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, सेबी, as I have already said, SEBI has given strict regulatory framework. How much public shares, how much debentures, how much raising funds. So you have to also meet up all these norms. Neither you can go for 100% debt nor you can go for 100% equity. Stock market condition. बूम पीरियड में तो आप कैसे भी निकाल सकते हो, सॉरी बुलिश पीरियड में तो, बूम इज बुलिश। बुल आपने देखा होगा लाल कपड़ा होता तो वो भागते हुए आता है, इसलिए बुल हम यूज करते हैं फॉर हायर। एंड बियर यानी कि जो आपका कब है, बियरिश वी यूज व्हेन द मार्केट इज डाउन। ये आपके नेक्स्ट वाले चैप्टर में है, बुल एंड बियर, तो दैट हैज टू बी टेकन। Then, of course, you need to also study the debt equity ratios of other companies in the same industry. You should not follow them, but of course, if the business risk of a firm is higher, it cannot afford the same financial risk. आप उस कंपनी को देखो, फिर अपना देखो, आपका financial risk कितना है, फिर उसके बाद आप सेट करो। So looking at all these factors, we normally go for the capital structure. उसमें से एक हमारा जो बहुत अहम या इम्पॉर्टेंट वो होता है इक्विटी, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नाउ देर आर टू फैक्टर्स। जब हम बोलते हैं कैपिटल, तो वी नीड फिक्स्ड कैपिटल, वी नीड वर्किंग कैपिटल। फिक्स्ड एवरीथिंग विच हमारे एसेट्स में जा रहा है, वर्किंग all those in the activities. Fixed assets आपके पेपर में करंट एसेट की डेफिनेशन आता है, आपके पेपर में करंट एसेट्स की डेफिनेशन आता है। फिक्स्ड एसेट्स है जो फिक्स्ड है, प्लांट मशीनरी फर्नीचर फिक्सचर लैंड बिल्डिंग, जो कि आपका मोर देन 1 ईयर जाता है। एंड डिसीजन शुड बी ऑफ कोर्स, क्योंकि ये इरिवर्सिबल होते हैं, इनको हम कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं, ये हम आप पहले पढ़ चुके हैं। करंट एसेट्स होते हैं दोस विच आर इन द नॉर्मल रूटीन ऑफ बिजनेस गेट कन्वर्टेड इनटू कैश और कैश इक्विवेलेंट विद इन 1 ईयर। ये आपका आई थिंक फिल इन द ब्लैंक्स में आया हुआ क्वेश्चन है। द इन्वेंट्रीज यानी कि स्टॉक जिसको सेल करके आप पैसा ला सकते हो, डेप्टर्स जो आपको पैसा देंगे, द बिल रिसीवर्स, ये सारे आपके करंट एसेट्स हैं। मैनेजमेंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल यानी कि एलोकेशन फॉर डिफरेंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, कैपिटल डिसीजन भी कहते हैं। इनके लिए वी यूज इक्विटी, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म लोन और रिटेन अर्निंग्स। फिक्स्ड एसेट्स शुड नेवर बी फाइनेंस थ्रू शॉर्ट टर्म सोर्सेस, क्योंकि शॉर्ट टर्म में आपको वापस करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट फॉर एक्वायरिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, न्यू प्लांट, न्यू कंपनी, एक्सपैंडिंग, मॉडर्नाइजिंग, ये पेपर में ये आता कि ये कौन सा डिसीजन है, तो दिस इज फिक्स्ड कैपिटल डिसीजन। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, नया ब्रांच, या फिर मे बी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, जिसमें आपको काफ़ी पैसा चाहिए होता है। देयर इज
नथिंग, ये वाला आपको नहीं करना, जस्ट आई एम टेलिंग यू, आपको सिर्फ फैक्टर्स करने। लॉन्ग टर्म ग्रोथ, ये वो है जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए है, फ्यूचर के लिए है, लार्ज अमाउंट है एंड दे आर इरिवर्सिबल। फर्स्ट, नेचर ऑफ बिजनेस। अगर आपका ट्रेडिंग है तो नेचुरल है कि आपको फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है। बट इफ यू आर हैविंग अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, देन डेफिनेटली आपका जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा, आपको प्लांट में, मशीनरी में, सब में लगाना होगा। आप स्केल ऑफ ऑपरेशंस, बड़ा बिगर बिगर प्लांट है, मोर स्पेस है, तो हायर इन्वेस्टमेंट। वेर एज ऑन द अदर हैंड आपका अगर छोटा सा है, माइक्रो या फिर आपका स्मॉल स्केल है, तो कम। चॉइस ऑफ टेक्निक, लेबर हमेशा सस्ता होता है। जिस जगह पर हम कैपिटल इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर्स हायर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी as it relies less on manual labor, whereas labor intensive organization require less investment in fixed assets, क्योंकि उनको वो बड़े बड़े मशीनें नहीं खरीदनी पड़ती ना, वो सब कुछ हाथों से करते हैं। मे बी दे आर नॉट अपग्रेडेड, बाकी चीज़ें वो हाथों से करते हैं। देर आर मेनी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ पर विच आर लेबर ओरिएंटेड, एंड देर आर मेनी इंडस्ट्रीज विच आर मोर ऑन टू द टेक्निकल ओरिएंटेड। टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मीन्स हमारे पास कंप्यूटर्स हैं, अब वो जल्दी आपके ऑब्सोलेट हो जाते हैं, सो यू हैव टू अपग्रेड देम टाइम टू टाइम। कई बार उनको हमें रिप्लेस करना पड़ता। फॉर एग्जांपल जब मेरे ख्याल में विंडोज़ आया था, तो जितने भी आपके डॉस प्लेटफॉर्म से दे ऑल बिकेम ऑब्सोलीट। Similarly, many a times a company shifts over from one software to another. Then they have to upgrade द टेक्नोलॉजी, तो उनको ज़्यादा पैसा लगाना पड़ता है, उनको करंट वाले जो मतलब कि करंट जो मशीनरी है वो लेना पड़ता है। हमारे यहाँ टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में देर आर मेनी इंडस्ट्रीज़ विच आर लेबर ओरिएंटेड, बट देर आर मेनी इंडस्ट्रीज़ जो कम्प्लीटली डिजिटलाइज्ड है, उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उनको टाइम टू टाइम उसको अपग्रेड करना पड़ता है। ग्रोथ, higher growth of an organization generally requires higher investment. Even when such growth is expected, a company may choose to create higher capacity in order to meet the anticipated higher demand. यानी कि अगर आपको लगता है कि कंपनी ग्रो करेगी, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स, द नंबर ऑफ यूनिट्स, द नंबर ऑफ ब्रांचेस दे आर गोइंग टू, तो उनको डेफिनेटली उनको ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। If the company is diversifying its operations, then also it will increase. फॉर एग्जाम्पल एक टेक्सटाइल कंपनी अगर सीमेंट में जाएगी तो उसका फिक्स्ड कैपिटल ज़्यादा होगा, क्योंकि टेक्सटाइल के लिए आपको अलग तरीके की मशीनें चाहिए, आपको सीमेंट के लिए अलग तरीके का चाहिए, टेक्सटाइल के लिए आपको अलग तरीके की प्लांट्स चाहिए, उसके लिए आपको अलग तरीके का प्लांट चाहिए, जगह अलग चाहिए। फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स, समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज, हम मतलब कि हमारे मेरे हस्बैंड के ऑफिस में भी है, दे डोंट गो फॉर ऑल द मशीनरीज ऑन परचेज। कुछ चीज़ों को दे जस्ट बाय इट, दे जस्ट टेक इट ऑन लीज, 1 साल 2 साल, लाइक उनके यहाँ पे जो फोटोस्टेट मशीन्स वगैरह दे आर ऑल ऑन लीज, तो दे रिक्वायर लेस इन्वेस्टमेंट। बट इफ दे आर बाइंग दोस, तो उनको जो है ज़्यादा चाहिए होता है। सो अवेलेबिलिटी ऑफ लीजिंग फैसिलिटी में रिड्यूस फंड रिक्वायरमेंट, मतलब लीज में क्या होता है, आपको 11 महीने के लिए सिर्फ उसका मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ता है, आपको उसकी कॉस्ट को नहीं देना पड़ता। इफ आई एम यूजिंग द कंप्यूटर्स आई विल बी ओनली बी गिविंग द मेंटेनेंस कॉस्ट, बट समटाइम्स जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है ना, वो 12 मंथ्स का इतना ज़्यादा होता है कि उसमें हम खरीद ही सकते हैं। बट जो लार्ज मशीनरीज होती हैं, इफ दे आर गिवन ऑन लीज, तो कंपनी के लिए वो सस्ता पड़ता है। लेवल ऑफ कोलैबोरेशन, मतलब आप अपने जगह को, लैंड को, इफ यू आर शेयरिंग विथ अदर पीपल,
और वो आपको रेंट दे रहे हैं, तो हो सकता है कि आपका जो कॉस्ट है ऑन द फिक्स्ड कैपिटल वो कम हो जाए. Like if you have seen in many of the schools, in NVM also we have the bank, that is cooperative bank, नहीं corporation bank है शायद, and the school. So natural है कि the school जो है वो collaborate कर चुका है, तो the bank is going to give them a good amount of money. तो जो आपका fixed capital, sorry, जो fixed आपको investment पे जो पैसा खर्च करना पड़ता है like maintenance वगैरह, वो आपका share हो जाता है. Whereas a company which has to own everything on their own, तो उनको ज़्यादा पड़ता है. These are very important. Now comes working capital, यानी कि the day to day आपका जो working है. Current assets are usually more liquid but contribute to less profit than fixed. यानी कि examples of current assets are cash in hand, जिसको आप इमीडिएटली यूज़ कर सकते हो, मार्केटेबल सिक्योरिटीज बेच सकते हो, रिसीवेबल, डेप्टर्स, इन्वेंट्रीज, वर्क इन प्रोग्रेस, जिनका आपको लगता है कि आने वाले टाइम में इट कैन कन्वर्ट इनटू. These assets are expected to get converted into cash within a period of 1 year. So this is why they are called as more liquid. Insufficient investment in current assets may take more difficulty for an organization to meet its payment obligation. However, assets provide little or low return. इसीलिए there should always be a balance. The current liabilities are those जिसे हमें within 1 year देना है. तो अब उसके लिए हमारे को चाहिए होता है working capital. This comes in your paper. ये वाला आपके पेपर में आया हुआ है. I will not say आएगा but आता है. What is the net working capital? That is current asset minus current liability. Current assets which can be converted into cash, current liability which we have to pay in cash. So for that we have to see what is the working capital requirement. First two हमारे working और fixed दोनों का same है. The nature of business. अगर आपका ट्रेडिंग है तो आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी, क्योंकि आपके पास रॉ मटेरियल हो गया, आपका ये सारी चीज़ें नहीं है. बट एक मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग भी होगा, रॉ मटेरियल्स भी होगा, सेल्स भी होगा. सो देयर वुड बी मेनी थिंग्स विच विल बी देयर इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म. इन द सेम मैनर अगर आपकी सर्विस इंडस्ट्री है, ये पेपर में क्वेश्चन अगर आपके पास, इफ यू आर हैविंग सुभाष, you can see Subhash De, Sandeep Garg, सब में question. That's a board question. सर्विस इंडस्ट्री है, जैसे आपका एडवर्टीजमेंट है, आपका ट्रांसपोर्ट है, so you don't need any inventory. So then you require less working capital. This question has come कि Shyam was having a transport business, so what will be his working capital requirement? So it is less. Scale of operation. अगर आप हायर स्केल में हो, ज़्यादा स्पेस है, आपको ज़्यादा इन्वेंट्री रखनी है, तो आपका जो है वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रहेगा. वेयर एज कंपैरेटिवली इफ इट इज़ से ऑर्गेनाइजेशन जिसका लोअर स्केल है, वो भी. अब जो फैक्टर्स हैं ये सिर्फ वर्किंग के लिए है. बिजनेस साइकिल. नाउ व्हाट इज बिजनेस साइकिल, सीजनल साइकिल एंड प्रोडक्शन साइकिल. देयर आर 3 डिफरेंट वन. बिजनेस साइकिल का मतलब हो जाता है when the sales of a particular product is booming. At that period, the larger amount of working capital is required. And ये जो business cycle and आपका seasonal factor है, they are interrelated. अभी जो हमारा pandemic था तो the business cycle was very depressed. Only those items which were essential could be sold. जो नॉन एसेंशियल थे वो नहीं सेल हुए थे. तो बिजनेस साइकिल इज द डिमांड रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट. वेयर एज सीजनल फैक्टर होता है, कुछ बिजनेस हमारे होते हैं, नॉट ऑल द फैक्टर्स विल बी अफेक्टिंग फॉर ऑल द बिजनेस. कुछ हमारे कंपनीज हैं जैसे आपका बेवरेजेस. सर्दियों में हम लोग सूप पीते हैं, गर्मियों में हम लोग फैंटा या जूस पीते हैं.
तो जो कंपनीज आपके सूप मैन्युफैक्चर करती होंगी उनके लिए सर्दियों में ज़्यादा वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है, वेर एज दोज हु आर मैन्युफैक्चरिंग दी एरेटेड ड्रिंक्स और जूस उनके लिए गर्मियों में ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। प्रोडक्शन साइकिल, प्रोडक्शन का मतलब बेटा बिजनेस साइकिल है डिमांड, सीजनल है अकॉर्डिंग टू द सीजन, एंड प्रोडक्शन साइकिल आपका होता है कितने देर में आपका जो रॉ मटेरियल है वो तैयार होकर मार्केट में जाता है एंड इट बिकम्स कैश। कार को कितना टाइम लगता है एंड नमक को कितना टाइम लगता है। Production cycle is the time span between the receipt of raw material and their conversion into fin। क्योंकि मान लो आपका जो है कार है, तो कार को बनने में जितना टाइम लगेगा उतना टाइम आपको कैश होल्ड करके रखना पड़ेगा, उतना टाइम अगर आपने इंटरेस्ट लिया है तो उसको आपको वापस देना पड़ेगा, सॉरी लोन लिया तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उतना टाइम आपको अपने वेजेस सैलरी आपको ये बस चीज़ें देनी पड़ेंगी, क्योंकि ये आपके फिक्स्ड आपके जो हैं कॉस्ट है, ये तो आपका फिक्स है, ये तो चलेगा ही चलेगा, ये तो आपको देना ही पड़ेगा। तो देन यू नीड मोर वर्किंग कैपिटल। सम बिजनेस में हैव लॉन्गर प्रोडक्शन, सम में हैव duration and length of production cycle affects the amount of fund required for raw materials and expenses. Consequently, working capital requirement is higher in firms with longer processing cycle। आपका raw material से finished good बनने तक आपको जितने पैसों की जरूरत है वो आपको रखना पड़ेगा। Credit allowed, different firms allow different credit terms to their customers. That depends from company to company, that depends upon the level of competition as well as the credit worthiness of their clientele. A liberal credit policy results in higher amount of debtors। मतलब अगर आपने अपने कस्टमर्स को लिबरली दिया हुआ कि ठीक है आप बाद में पैसा दे देना, तो देन आपको वर्किंग कैपिटल हमेशा हाथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो ज़रूरतें हैं वो तो आपको पूरा करना ही है, लाइक यू हैव टू गिव द इंटरेस्ट, यू हैव टू गिव द सैलरी, इंश्योरेंस एक्सेट्रा। क्रेडिट अवेल्ड, आपका सप्लायर आपको कितना टाइम दे रहा है। इफ ही अलाउज यू कि आप अपना सामान बेचने के बाद उनको पैसा दो, तो आप रख सकते हो ज्यादा, मतलब कि यू कैन वर्किंग कैपिटल को कम कर सकते। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, फर्म्स मैनेज देयर ऑपरेशंस विद वेरी डिग्रीज ऑफ एफिशिएंसी। मतलब आप कई कंपनीज होती हैं मैनेजिंग इट्स रॉ मटेरियल एफिशिएंटली विद स्मॉलर बैलेंस। Similarly, a better debtors turnover ratio may be achieved reducing the amount tied up in receivable। मतलब आप एक बैलेंस रखते हो जितना आपके पास यहाँ से आएगा, मतलब अगर आपने किसी को कर्जा दे रखा है तो आपको जिसने कर्जा दिया है आप उन दोनों के बीच में एक बैलेंस बनाओगे, तो आपके हाथ से पैसा नहीं जाएगा, यहाँ से आया और वहां गया ऐसे। बेटर सेल्स एफर्ट may reduce the average time for which finished goods inventory is held। आपको इन्वेंट्री को नहीं रखना पड़ रहा, आपने सेल्स में इतना मतलब कि एफर्ट डाला हुआ है कि आप सोच रहे हो कि आपका सामान 3 महीने में बिकेगा, बट इट हैज बीन सोल्ड इन 1 month। such efficiencies reduce the level of raw material finished good debtor आपका, but that depends on the efficiency कि how efficient the company is। availability of रॉ मटेरियल्स, अगर आपका रॉ मटेरियल आ रहा है और आप कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपका रॉ मटेरियल दूर से आता है, आपको स्टॉक रखना पड़ता है, तो देन यू हैव टू बाउंड। However, raw material do not have a record of uninterrupted availability। Higher stock levels may be required। तो आपका प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर, फिर उसको मटेरियल को रिसीव करना, तो लार्जर द लीड टाइम लार्जर द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल टू बी स्टॉक, तो इसका मतलब आपको ज्यादा पैसों की जरूरत होगी। ग्रोथ प्रोस्पेक्टस, दिस इज ऑल्सो विद द आपका जो है फिक्स कैपिटल के साथ भी था। इफ द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ अ कंसर्न इज परसीव टू बी हायर,
अगर वो उनको लगता है कि वो आने वाले इसमें हायर प्रोडक्शन रखेंगे, ज़्यादा टर्नओवर रखने वाले, उनको वर्किंग कैपिटल भी ज़्यादा रखना पड़ेगा। लेवल ऑफ कंपटीशन, मेरा नुकसान दूसरे का फायदा होता है। से आई गो टू अ शॉप, मान लो मैं एक शॉप में गई, मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, और उसने कहा कि ये सामान नहीं है, तो मैं क्या करूंगी? आई विल गो टू द सेकेंड शॉप। सो कंपटीशन आपका हमेशा जो है, इट्स अ वन ऑफ द फैक्टर. So higher level of competitiveness may necessitate larger stocks of finished goods to meet the urgent demands. Competition forces the firm to extend liberal credit terms also. क्योंकि हमें पता है कि अगर हम नहीं देंगे तो हमारा कॉम्पिटिटर दे देगा, और हमारा कॉम्पिटिटर देगा तो वो हमारे लिए नुकसान है, तो हो सकता है कि हम जो है मतलब कि क्रेडिट पॉलिसी भी ऐसा ही रख लें, और उसके लिए फिर हमें वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत होती है. इन्फ्लेशन, अब पैसों जो आपका कीमत है, द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट्स that may be inflated at during a particular, we may need to keep it in stock. With rising prices, larger amounts are required even to maintain a constant volume of production and sales. The working capital requirement of a business thus becomes higher with higher rate of inflation. It may be noted that an inflation of 5% does not mean every component of working capital will change, but that depends. भाई 5% हमारा इन्फ्लेशन है, लेकिन हम मान लो कि कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद रहे हैं जो हमें कम में खरीदना है, मतलब कम क्वांटिटी में, तो वो हमें फ़र्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर हमारा वो मटेरियल ही हमारा मेन मटेरियल है, तो 5% उसमें जाने का मतलब है हमारा ओवरऑल कॉस्ट बढ़ जाएगा. तो दैट हैज़ टू बी टेकन. Thus, we can say that when we say about the working capital requirement, see beta kahin na kahin all these terms are interrelated. तो एक कंपनी को फाइनेंस करना पड़ता है फॉर दीज टू ओनली, वर्किंग कैपिटल के लिए और अपना फिक्स कैपिटल के लिए. सो व्हेन इट इज़ डूइंग फॉर द फिक्स कैपिटल, तो हम फिक्स कैपिटल को कैपिटल बजटिंग भी कहते हैं. तो इट हैज़ टू लुक फॉर मेनी फैक्टर्स, एंड जो डे टू डे हम लोग परफॉर्म करते हैं, जो हमें रॉ मटेरियल्स चाहिए, सैलरीज दें, ये हमारे वर्किंग कैपिटल्स होते हैं. एंड बोथ ऑफ देम हैव टू बी टेकन इन अ वेरी केयरफुल मैनर, कि हम अपनी कंपनी में कभी भी फाइनेंस जब हमें ज़रूरत हो तब हमें अवेलेबल भी हो, एंड अननेसेसरीली फाइनेंस आइडल भी ना हो. जब ये दोनों चीज़ें हम कर लेते हैं तो हमारा नेक्स्ट आता है कि हम इनको ऐसे मैनेज करें, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग एंड डिविडेंड के थ्रू, दैट जितने भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं, द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स, देयर वेल्थ इज मैक्सिमाइज्ड. अब वेल्थ हमारा कैसे मैक्सिमाइज होता है? दैट इज मैक्सिमाइज्ड व्हेन द प्राइस ऑफ योर शेयर इज इंक्रीज्ड. अगर हमने उसे 10 रुपए में खरीदा है, एंड ओवर अ पीरियड इफ इट हैज गॉन टू 100%, दैट मीन्स अ कंपनी, लेकिन वो 100% जा रहा है ना, ये तो हम लोग एज एन इन्वेस्टर जानते हैं, बट एज अ फाइनेंशियल मैनेजर वी नीड टू सी कि वो 10 से 100 में जा रहा है. बट ऐसा ना हो कि हमने जो है लोन्स ले रखे हैं एंड ओवर अ पीरियड कंपनी दिवाला निकाल रहा है. तो वी हैव टू थिंक अबाउट द कंपनीज क्या क्या है, उसका डेप्ट कैसा रहेगा, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. उसके लिए वी नीड टू गो फॉर मेनी कैलकुलेशंस, लाइक हमें इंटरेस्ट जो आपका रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, वो देखना पड़ता है, डेप्ट कवरेज रेशियो देखना पड़ता है. देन वी डिसाइड अबाउट द कैपिटल. उस कैपिटल को हम इन्वेस्ट करते हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हमारी डेप्ट जो है दैट कम्स थ्रू द लोन्स, डिबेंचर्स, एंड जो दूसरा होता है दैट कम्स टू द शेयर्स. दिस इज हाउ the finance of a company is managed. Now, last but not the least, I am taking, जो मैंने अभी आपको एक example दिया था, I would request each one of you to just open your mind in such a manner that you are able to understand कि what is the meaning of trading on
equity. In your paper, you may be given one question ki what is trading on equity, or you may be given another one which may be what do you mean by financial leverage, right? तो ये जो दो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर हमारा है ट्रेडिंग ऑन इक्विटी या फिर फाइनेंशियल लेवरेज, दोनों में आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सप्लेन इट विद एन एग्जांपल. तो दैट मींस व्हेन इन अ कंपनी जब हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि जो हमारा इक्विटी शेयर है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी मींस जो इक्विटी शेयर है उसकी जो वैल्यू है दैट हैज बीन इंक्रीज्ड. एंड फाइनेंशियल लेवरेज इज द सिनोनिम कि लेवरेज मतलब इफ डेप्ट इज एडेड इनटू द कैपिटल, अगर हम डेप्ट को ले रहे हैं, डेप्ट प्लस आपका इक्विटी शेयर, तो what percentage of debt will be beneficial for the company, which we can say as a favorable financial leverage. Financial leverage can be favorable and unfavorable. Favorable is when the value increases and unfavorable is when its value decreases. तो ये तो आपका पहला क्वेश्चन हो जाता है. Another question may be that आपको जो है, अब ये तो मैंने आपको बता दिया है. अब दूसरा हो सकता है कि यू मे बी गिवन टू कंपनीज या एक ही कंपनी है, दिया है कि उनका जो करंट कैपिटल है वो है 10 लाख. ठीक है, इसी कंपनी, इसी का जो है उन्होंने दूसरा एक सिचुएशन दिया है जिसमें उन्होंने दिया है कि कैपिटल तो आपका 10 लाख है लेकिन इसमें दे हैव नॉट टेकन एनी लोन, देयर इज नो लोन, लेकिन इसके अंदर आपका जो है 2 लाख आपका लोन था. कैपिटल तो आपका जो है दैट इज 10 लाख, बट इसमें हमारा जो है 8 लाख हमारा इक्विटी है एंड 2 लाख हमारा, तो ओवरऑल दोनों में कैपिटल इज 10 लाख. ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, अब जो कंफ्यूजन सबको आती है वो आता है बेटा, जो भी हमारा इक्विटी कैपिटल होता है, जो भी हमारा इक्विटी कैपिटल होता है हमें उसी का शेयर्स निकालना होता है. जैसे इसके अंदर 8 लाख है तो हमारा इक्विटी कैपिटल अगर मान लो 10 रुपीज हमने कैपिटल उसकी इक्विटी की वैल्यू रखी है तो 80,000 है, और यहाँ हमारा पूरा 10 लाख है तो हमारा जो है 1 लाख. तो ये हम लोगों को देखना होता है. यहाँ बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं. नाउ ये तो कैपिटल है एंड द कंपनी जो है, दूसरा जो सिचुएशन वो ये है कि 2 लाख वो लोन लेना चाहते हैं एंड 8 लाख वो अपना रखना चाहते हैं. नाउ what you are being given is, you may be given EBIT or they may give you one simple term ki ROI will be around 10%. ROI will be 10%. अगर EBIT है तो वो आपको पूरा दिया जाएगा, अगर ROI है तो आपको जो आपका जो भी कैपिटल है उस पर आपको निकालना. तो हमारा टोटल कैपिटल पे दोनों में ही हम समझ लीजिए कि 1 लाख हमारा 10% ऑन ओवरऑल कैपिटल. ठीक है, तो नाउ वी हैव टू सी कि शेयर होल्डर्स का जो पर शेयर है उसकी वैल्यू बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है. दैट इज कॉल्ड एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. नाउ यहां से हमारा स्टार्ट होता है. से यू मे बी गिवन दैट द टैक्स रेट इज
30%. If it is not given, you will be taking 30%. Tax rate is 30% and interest rate is say 10%. सॉरी नहीं 8%. कभी कभी आपको इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा, आपको दिया जाएगा द कंपनी हैज इश्यूड डिबेंचर एट द रेट ऑफ 8%. तो डिबेंचर इज ऑल्सो लोन, डिबेंचर इज ऑल्सो लोन, तो आपका यही जाएगा. द कंपनी हैज इश्यूड डिबेंचर एट द रेट ऑफ 8%, तो दैट मीन्स इट हैज टेकन लोन. अब आपको देखना वेदर इट इज फेवरेबल और नॉट. ये हमारा जो है दिस इज व्हाट इज गिवन. अब हम जा रहे हैं टूवर्ड्स द कैलकुलेशंस. तो हम यहां से स्टार्ट करते हैं. EBIT, द फुल फॉर्म इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस. ना हमने इंटरेस्ट पे किया है और ना ही हमने टैक्स पे किया है. एंड रिमेंबर माय चिल्ड्रन वन थिंग कि हमेशा हम पहले इंटरेस्ट देंगे. ठीक है, मैं पहले कटूंगी आई. तो सबसे पहले हमने इंटरेस्ट देना. अब इस वाले में तो हमें कोई इंटरेस्ट नहीं देना बिकॉज द कंपनी हैज नॉट टेकन एनी लोन. ठीक है, सो यहां पर हमें देना है 2 लाख पर 8%. कैलकुलेट करिए 2 लाख पर 8% कितना हुआ. दिस इज कॉल्ड एज EBT क्योंकि आई तो कट गया. अब हमें देना है टैक्स एंड टैक्स रेट हमारा है 30%. तो 1 लाख पे 30% इज 30,000 एंड 84 पर हमारा जो है yes, this is called as EAT, earning आफ्टर टैक्स. अब इसी को हमने जो है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना. अब इस सिचुएशन में हमारा नंबर ऑफ शेयर्स कितना था. इसमें हमारा टोटल 10 लाख हमारा खुद का कैपिटल है, यानी कि हम 10 रुपीज लेंगे इफ इट इज नॉट गिवन. तो यानी कि हमारे पास है 1 लाख शेयर्स और यहां पर हमारे पास थे 80,000 शेयर्स. नाउ वी हैव टू डिवाइड. Sorry, but I'm using the calculator. That means using the debt has increased the shareholders' wealth.
ईपीएस का जो आपका फॉर्मूला है वो है आपका EAT अपॉन नंबर ऑफ शेयर्स। एंड द ओनली कंफ्यूजन मोस्ट ऑफ द टाइम इज दैट कि शेयर्स हमारे होते हैं जो हमारा अपना कैपिटल है। जैसे इसके अंदर 8 लाख इज अवर कैपिटल, इधर 10 लाख हमारा कैपिटल अपना है, 2 लाख इज लोन हेयर। सो इन दिस सिचुएशन इट इज ओनली 70 पैसा, यहाँ 73 यानी कि 3 पैसा बढ़ रहा है। सो दिस इज द favorable financial leverage, or you can say that trading on equity with debt is favorable. मतलब अगर कर्जा लेते हैं तो द कंपनीज शेयर होल्डर का जो अर्निंग है पर शेयर इट इज इंक्रीज. So this is how we calculate. And while you are calculating, I would request whenever you are going to do, you may be given one situation और इसी situation को वो लोग जो है दो companies के तौर पर दे दें कि जो मतलब कि company A था, it was having its entire capital equity, and जो company B था उसके पास जो है 8 लाख रुपीज was equity and 2 लाख was loan, and दोनों companies का जो EBIT था, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, वो 1 लाख था, तो कौन सी कंपनी को फायदा हुआ? ओनली द वर्ड्स विल बी चेंजिंग, द फॉर्मूला विल बी द सेम. फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑलवेज पे द इंटरेस्ट, क्योंकि इंटरेस्ट इज नेवर टैक्स डिडक्ट, हम टैक्स में नहीं लेते. तो विच जिस कंपनी ने जितना मतलब कि लिया है, एंड इट मे नॉट बी गिवन दैट द कंपनी हैज टेकन अ लोन. It may be given with the word that the company had taken the issued debenture at the rate of 8%. तो डिबेंचर इज ऑल्सो लोन कैपिटल, तो आपको उसे लोन के अंदर लेकर जाना, उसको उसमें इंटरेस्ट निकालना है. तो 8% मतलब आपको 8% निकालना है. सो इन दिस मैनर फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी डिडक्टिंग द इंटरेस्ट. EBIT है तो पहले इंटरेस्ट को डिडक्ट कर दोगे, फिर टैक्स को कर दोगे, फिर जो हमारा आता है EAT यानी कि अर्निंग आफ्टर टैक्स, उसको हमने EPS का कैलकुलेशन के लिए लेना है अपॉन द नंबर ऑफ शेयर्स. इट्स अ वेरी सिंपल वन, only the practice is there. And only thing is, if you are being given a one marker question कि the return on investment on a project is 10% and the interest on debenture is 8%, with it मतलब कि whether it is favorable, तो वहां पर आपको ये वाला नहीं करना, वहां पर आपको सिर्फ कहना कि yes it is favorable because ROI should always be more than आपका interest. So this is all in the chapter financial management.